आज जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है गुरुत्व के अधीन गति। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ग्रहों की गति के बारे में यहाँ देखने को मिलेगा कि देखिए सूर्य के चारों ओर कुछ पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में ऑर्बिट में चलते हैं। आपको पता ही होगा जिन ग्रहों को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लैनेट बोलते हैं। किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह कहा जाता है। पृथ्वी का एक तथा मंगल के 2 उपग्रह हैं। शनि के सर्वाधिक 82 एवं बृहस्पति के कितने हैं, 79 हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 79। ठीक है, ग्रहों की गति जो संबंधित जो नियम थे उनको बताता है कैप्लर ने। फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्लर। जर्मन खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था जोहानेस कैप्लर ने सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति के संबंध में निम्न 3 नियम बताए थे। पहला नियम बताया उन्होंने कि भैया सभी जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं तथा सूर्य कक्षाओं के एक फोकस पर होता है। दूसरा जो नियम बताया वो सूर्य से किसी ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान अंतराल में समान क्षेत्रफल द्वारा स्वीप करती है, मतलब पार करती है। और द्वितीय नियम से ये स्पष्ट होता है कि जब ग्रह सूर्य से दूरस्थ होता है तो उसकी चाल बहुत कम होती है, और जब ग्रह सूर्य के पास में होता है तब उसकी चाल बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा नियम बताया कि किसी ग्रह के परिक्रमण काल का जो वर्ग होता है वो उसकी दीर्घवृत्ताकार कक्षीय चाल अर्ध दीर्घ कक्ष की तृतीय घात के समानुपाती होता है। अब आते हैं न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में। देखिए न्यूटन का जो मत है कि इस विषय में प्रत्येक पिंड को एक बल द्वारा अपनी ओर आकर्षित करता है। मतलब एक पिंड है दूसरे पिंड को आकर्षित करता है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम यही कहता है। इसे सर्वव्यापी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं, और इस आधार पर न्यूटन की गुरुत्वाकर्षण संबंधित निम्न नियम प्रतिपादित किए गए हैं। पहला था 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल का परिणाम दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा इसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरे में कहा गया है कि अगर इसके फॉर्मूला वाइज इसको सॉल्व किया जाए तो न्यूटन में जो गणितीय रूप में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। कैसे कि यदि 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 हैं और दूरी r है तो उनके बीच में एक आकर्षण बल काम करता है जो कि F होता है। F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। जहाँ पर आपने प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो आपको एक बराबर एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। कांस्टेंट लिया g, बराबर लिया का साइन, देखिए g और बराबर दोनों यहाँ पे मिल गया तो F बराबर g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। और आगे देखेंगे इसके बारे में। देखिए जो g है वो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। यदि बल न्यूटन में दूरी r मीटर हो तथा द्रव्यमान m1 m2 किलोग्राम हो, g का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है। प्रयोगों द्वारा देखा जाएगा तो जो g का मान होता है वो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर होता है। देखते हैं गुरुत्व एवं पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण के बारे में। ठीक है, देखिए गुरुत्व एक आकर्षण बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। तो इससे यह मतलब निकलता है कि जो गुरुत्व है वो गुरुत्वाकर्षण का एक विशिष्ट उदाहरण है। जब कोई वस्तु मुक्त पिंड से छोड़ी जाती है या फेंकी जाती है, छोड़ी जाती है का ज़्यादा वर्ड अच्छा होगा क्योंकि फेंकने में आपका कुछ न कुछ बल होगा। तो जब छोड़ी जाती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्व के कारण पृथ्वी की ओर गिरने लगती है तथा उसके गिरने का वेग बराबर बढ़ता रहता है, अतः उसकी गति में त्वरण उत्पन्न हो जाता है और इसी त्वरण को पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण भी कहते हैं। इसे स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं और ये क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहलाता है। अब आते हैं कैपिटल G और स्मॉल g में क्या संबंध है। पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण होता है वो है स्मॉल g, और स्मॉल g बराबर कैपिटल G me अपॉन r स्क्वायर। और जहाँ जो g है वो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या।
आगे देखेंगे स्पष्ट है कि जो स्मॉल जी का मान वस्तु के गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर नहीं करता है। यदि भिन्न भिन्न द्रव्यमानों की दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मुक्त रूप से वायु की अनुपस्थिति में ऊपर से गिराई जाती हैं तो उनमें समान त्वरण उत्पन्न होता है। यदि वह एक ही ऊंचाई से गिराई जाती हैं तो एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगी। हालांकि वायु की उपस्थिति में उत्प्लावन प्रभाव व श्यानकर्षण के कारण वस्तु के त्वरण भिन्न भिन्न होते हैं और इस दशा में भारी वस्तु पृथ्वी पर पहले पहुंचेगी और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जी का मान पृथ्वी तल पर विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी तल से ऊपर अथवा नीचे जाने पर जी के मान में बहुत तेज़ी से परिवर्तन भी होता है। पृथ्वी तल पर जी का मान है वो विषुवत रेखा पर सबसे कम व ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। अब मैं आपको बता दूं विषुवत रेखा क्या होती है। ये होता है उत्तरी पोल, ये होता है दक्षिणी पोल, ये होता है 66 डिग्री पे कौन सी रेखा आपकी आर्कटिक। इसके बाद 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा मकर रेखा होती है। उसके बाद विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा होती है। उसके ऊपर जाएंगे आप तो आपको मिलेगी कौन सी कर्क रेखा 23.5 डिग्री पे 66 डिग्री पे मिलेगी आर्कटिक। ये अंटार्कटिक थी नीचे वाली, ये वाली, और ये वाली है आर्कटिक और ये है आपका उत्तरी ध्रुव। तो इसी प्रकार से आपको सारी समझ में आ गई होंगी। ठीक है, उपग्रह की कक्षीय चाल के बारे में देखते हैं। जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर वृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है तो उस पर अभिकेंद्री बल कार्य करता है। यह बल पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर होता है। अब देखिए ये आपके सामने फिगर है। यहाँ पर देखिए गोल पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान m है, रेडियस r है जो कि त्रिज्या है, और ये v वेलोसिटी इसका जो अंतिम वेग है वो है v0 और द्रव्यमान m है और इससे मूवमेंट करने की बात को कर रहा है। आगे देखते हैं, यदि m द्रव्यमान का एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर r त्रिज्या की वृत्तीय चाल और v0 चाल से परिक्रमा कर रहा है तो उपग्रह पर अभिकेंद्री बल जो होगा वो होगा mv0r²/r। चूँकि गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्री बल है अतः होगा gmem/r²mv0r²/r। अंडर रूट में देखा जाएगा तो v0 हो जाएगा अंडर रूट में gme/r। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर इसका पहला ये आपका समीकरण बनेगा, जहाँ g जो देखिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है तथा me जो है वो पृथ्वी का द्रव्यमान है। अब देखिए ये आपके सामने पूरी की पूरी कैलकुलेशन है जिसको आपको पूरी तरीके से देखना चाहिए और आप समझ भी जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम लोग पलायन वेग। देखिए हम सिंपल लैंग्वेज में आपको पलायन वेग बताते हैं। पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है, इतनी तेज़ी से आप कोई चीज़ फेंकिए आसमान पे जिसकी स्पीड हो 11.6। समझ रहे हैं बात को, 11.6। देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, कहीं पे अगर लिखा होगा डिजिट, ये देखिए 11.2 मीटर पर सेकंड। आप कोई भी ऐसी कोई चीज़ फेंकिए जो कि 1 सेकंड में आप फेंकें और उसकी स्पीड हो 11.2। 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लें। कर सकते हैं, फेंक के देखिएगा आप। यदि आप ऐसा कर ले जाएंगे ना तो वो चीज़ एक बार चली गई अंतरिक्ष में तो फिर वो वापस नहीं आएगी। अब इसी को ज़रा देखते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिए पलायन वेग क्या होता है, समानता यदि हम किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह पिंड कुछ ऊंचाई तक जाकर पुनः पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस लौट आता है। लेकिन पलायन वेग वह न्यूनतम वेग होता है जिसे किसी पृथ्वी को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर निकल जाता है और पृथ्वी पर कभी वापस भी लौट के नहीं आता है। पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को दी गई गतिज ऊर्जा पलायन ऊर्जा कहलाती है। यदि पृथ्वी का मान लीजिए द्रव्यमान है me, पृथ्वी का द्रव्यमान आरी है और पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो me है, पृथ्वी की त्रिज्या आरी है। माफ़ करिएगा मैंने 2 बार द्रव्यमान बोल दिया था। पृथ्वी का द्रव्यमान me है और पृथ्वी की जो त्रिज्या वो आरी है। पलायन वेग क्या होगा, ve बराबर √2gme/r। ठीक है ना, मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या, 2g पृथ्वी का द्रव्यमान बटे पृथ्वी की त्रिज्या भी रूट में। ठीक है,
और जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण। तो स्पष्ट है कि पलायन वेग पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। यदि पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण g है तो g = होगा आपका Gme/re² बराबर हो जाएगा GRe² के, ठीक है ना। इसमें हम लोग देखेंगे और थोड़ा कैलकुलेशन देखते हैं, ये सब आप देख लीजिएगा। मेनली जो आपको चीज़ यहाँ देखनी है वो है, आपसे पूछा जाएगा पलायन वेग का मान क्या होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड के अंदर 11.2 किलोमीटर, ठीक है। स्पष्ट है कि यदि किसी पिंड को 11.2 किलोमीटर पर घंटे के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो पृथ्वी, वह पिंड जो है वो पृथ्वी पे कभी भी लौट के नहीं आएगा, टाटा बाय बाय करके चला जाएगा। कक्षीय चाल तथा पलायन वेग में क्या संबंध होता है? देखिए भाई, बहुत सिंपल में मैंने आपको पलायन वेग समझा दिया, फिर उसके बाद मैंने थ्योरी भी पढ़ के बता दी, क्योंकि ये थ्योरी है आपको ऐसे लिखनी है, लेकिन पलायन वेग क्या है ये आप बिल्कुल ईजिली तरीके से समझ पाएंगे। अब देखिए, पृथ्वी के समीप किसी उपग्रह की कक्षीय चाल है जिसको V0 बोलते हैं, तथा पृथ्वी तल से फेंकी गई किसी वस्तु का जो पलायन वेग है उसको VE बोलते हैं, तो होगा VE = √2VO, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए, स्पष्ट है कि यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते हैं तो किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर √2 गुनी हो जाए तो वह उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाता है, ठीक है। पलायन कर जाता मतलब चला जाता है, फिर वो आएगा ही नहीं वापस। अब आते हैं सरल आवर्त गति के बारे में। जब भी कोई कण मॉलिक्यूल्स अपनी माध्यम स्थिति के दोनों ओर सरल रेखा में लोलक गति करता है तो उस गति को सरल आवर्त गति कहते हैं। स्प्रिंग से लटके हुए पिंड का दोलन तथा किसी एक सरल लोलक सिंपल पेंडुलम का दोलन आदि सरल आवर्त के ही उदाहरण होते हैं। सरल लोलक के बारे में देखा जाए तो देखिए भाई, सरल लोलक यदि लंबाई में ना बढ़ने वाली ऐंठन रहित भारहीन डोरी के एक सिरे पर पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म किंतु भारी कण को लटकाकर डोरी के दूसरे सिरे को घर्षण सहित दृढ़ आधार से बांध दिया जाता है, तो इस प्रकार बना हुआ जो निकाय है वो सरल लोलक मतलब ये जो मैंने आपको बताया है, ये एक बिंदु है, इसको आपने एक बॉल लटका दी, यही सरल लोलक है सिंपल लैंग्वेज में, लेकिन इन्होंने पूरी थ्योरी लिख डाली। आप कह रहे थे कि प्रयोगशाला में धातु के किसी ठोस गोले को एक हल्के व पतले धागे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका देते हैं तो वही व्यवहारिक सरल लोलक कहलाता है। धातु के गोले को लोलक मतलब बॉब्स बोलते हैं तथा निलंबन बिंदु को पॉइंट ऑफ सस्पेंशन बोलते हैं। इसे गोलक के गुरुत्व केंद्र तक की दूरी को प्रभावी लंबाई है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ बोलते हैं कहा जाता है। सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? देखिए, किसी सरल लोलक का आवर्तकाल जो टाइम पीरियड होता है वो होता है T = 2π√L/g। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और इस पे बेस तो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। सबसे अच्छी बात तो यही है। देखिए, L सरल लोलक की प्रभावी लंबाई है, G गुरुत्वाकर्षण त्वरण के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। देखिए, सरल लोलक के बारे में देखेंगे तो बस वही बात है कि यहाँ पर एक उन्होंने गोलक के द्रव्यमान लिया है, ठीक है, एक कुछ द्रव्यमान का गोलक लिया है। लोलक का जो आवर्तकाल है वो T है, लोलक की प्रभावी लंबाई L है जो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि लोलक की प्रभावी लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दी जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? 2 गुना हो जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर गोलक की कभी कभी आ जाती है ना लंबाई को अगर हमने 4 गुना कर दे तो उसका पूछता है कि जो उसका आवर्तकाल है तो कैसा हो जाएगा, तो T इसका आवर्तकाल हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बस इसी को आप पॉज करके देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सेकंड लोलक के बारे में कि व्हाट इज़ द सेकंड लोलक। सेकंड लोलक क्या होता है? देखिए, यदि किसी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है तो उसे सेकंड लोलक बोलते हैं, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो में हम लोग इतने ही तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो थैंक्स अ लॉट, कीप वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और सुनिए, अभी जाइए नहीं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।